एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, जो आज इस एपिसोड की शुरुआत है, जो आज इस पूरी कॉन्वर्सेशन का सीड है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप ध्यान में गहरे जाने लगे, जब भीतर कुछ खुलने लगा, जब कोई डोर अंदर से थोड़ी थोड़ी खुलने लगी, तो अचानक बिना किसी वार्निंग के एक डर आ गया। एक ऐसा डर जो किसी बाहरी चीज से नहीं था, जो किसी इंसान से नहीं था, जो किसी सिचुएशन से नहीं था, जो किसी मेमोरी से नहीं था। बस भीतर से अचानक एक रेजिस्टेंस, एक पुल बैक, एक आवाज जो कह रही हो, रुको, यहाँ मत जाओ, यह तुम्हारे लिए नहीं है, वापस जाओ, यह सेफ नहीं है। और आप जो अभी तक इतनी गहराई में जा रहे थे, जो अभी तक इतना ब्यूटीफुल फील कर रहे थे, आप अचानक रुक गए, या शायद उठ गए, या शायद आंखें खोल लीं, या शायद वह मेडिटेशन ही बंद कर दी और सोचा आज नहीं कल करूँगा। अगर हाँ, अगर ऐसा कभी हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। यह डर, यह रेजिस्टेंस कुंडलिनी जागरण के सबसे मिसअंडरस्टूड हिस्सों में से एक है। कुछ लोग इसे इग्नोर करते हैं, कुछ इसे वीकनेस समझते हैं, कुछ इससे शर्मिंदा होते हैं, कुछ इसे स्पिरिचुअल फेलियर मानते हैं, और कुछ इससे इतना डर जाते हैं कि पूरी जर्नी ही छोड़ देते हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम इस डर को सीधे आंखों में देखेंगे, उससे भागेंगे नहीं, उसे सप्रेस नहीं करेंगे, उसे ग्लोरीफाई भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ उसे समझेंगे, क्योंकि माँ कुंडलिनी ने यह डर आपको तोड़ने के लिए नहीं दिया। उन्होंने ये डर आपको एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाने के लिए दिया है, और वह सबक आज हम साथ सीखेंगे। संगीत थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए, एक मोमेंट का साइलेंस, फिर कंटिन्यूएशन। सबसे पहले एक बात साफ करते हैं, एक बात जो बहुत ज़रूरी है, एक बात जो शायद किसी ने आपसे नहीं कही। स्पिरिचुअल जर्नी में डर आना कोई फेल्यूर नहीं है। एक बार और सुनिए, स्पिरिचुअल जर्नी में डर आना कोई फेल्यूर नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, कोई बैड साइन नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हैं। डर एक सिग्नल है, एक इंफॉर्मेशन है, एक मैसेज है, एक डेटा पॉइंट है जो आपका इनर सिस्टम आपको दे रहा है। लेकिन वह मैसेज क्या है, वह इंफॉर्मेशन क्या है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर डर एक जैसा नहीं होता, हर डर एक ही भाषा नहीं बोलता, हर डर एक ही डायरेक्शन नहीं पॉइंट करता। कुछ डर जेन्युइन वार्निंग होते हैं जो कहते हैं डोई बाज दहली, यहाँ सावधान रहो, यह रास्ता अभी तुम्हारे लिए तैयार नहीं है, पहले यहाँ कुछ और काम करना है, यह प्रैक्टिस तुम्हारे लिए अभी राइट नहीं है। यह डर सुनने वाला है, यह डर रिस्पेक्ट करने वाला है। और कुछ डर सिर्फ ईगो की आवाज़ होते हैं जो कहते हैं अगर तुम आगे गए, अगर तुम इस डोर से गुजरे, अगर तुमने यह लेयर हटाई, तो जो तुम अभी हो वह नहीं रहेगा और मैं खत्म हो जाऊंगा। और यही दूसरा डर कुंडलिनी जर्नी में सबसे ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा रोकता है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। क्योंकि कुंडलिनी जागरण ईगो को डिसॉल्व करती है, और ईगो को डिसॉल्व होना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता। यह डेथ जैसा लग सकता है, यह लॉस जैसा लग सकता है, यह आइडेंटिटी का टूटना जैसा लग सकता है। लेकिन यह डेथ नहीं है, यह रीबर्थ है। और हर रीबर्थ से पहले एक डिसोल्यूशन होता है, एक लेटिंग गो होता है, एक डर होता है। तो ईगो क्या है, यह सवाल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम ईगो को नहीं समझते तब तक उसका डर भी नहीं समझ सकते। ईगो वह नहीं जो आप सोचते हैं। बहुत लोग ईगो को सिर्फ अहंकार मानते हैं, बहुत लोग ईगो को प्राइड मानते हैं, बहुत लोग ईगो को बोस्टफुलनेस मानते हैं। लेकिन कुंडलिनी के संदर्भ में ईगो बहुत ब्रॉडर है, बहुत डीपर है, बहुत मोर फंडामेंटल है। ईगो वह पूरा स्ट्रक्चर है जो आपने अपने जीवन में बनाया है, जो एक्सपीरियंस के बाद एक्सपीरियंस से बना है, जो कंडीशनिंग के ऊपर कंडीशनिंग से बना है। आपकी आइडेंटिटी, मैं एक फादर हूँ, मैं एक डॉटर हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। आपकी बिलीफ्स, यह दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे होते हैं, भगवान ऐसे हैं,
मेरे साथ ऐसा होता है। आपके रोल्स जो आप हर रिश्ते में प्ले करते हैं, जो आप हर सिचुएशन में कैरी करते हैं, आपके पैटर्न्स, आपके रिएक्ट करने के तरीके, आपके कोप करने के तरीके, आपके प्रोटेक्ट करने के तरीके, आपकी स्टोरीज। मेरे साथ यह हुआ था इसलिए मैं ऐसा हूँ, मेरी चाइल्डहुड ऐसी थी इसलिए मैं वैसा हूँ, मेरे रिलेशनशिप्स ऐसे थे इसलिए मुझे ऐसा लगता है। यह सब ईगो का घर है, यह सब ईगो का फर्नीचर है, यह सब वह सब कुछ है जिसे ईगो मैं कहता है। और जब माँ कुंडलिनी जागती हैं तो वह इस घर में आती हैं और बहुत प्यार से, बहुत जेंटली लेकिन बहुत फर्मली कहती हैं, यह सब रियल नहीं है, यह सब तुम नहीं हो, यह सब छोड़ना होगा ताकि तुम्हारा असली स्वरूप उभर सके। और तब ईगो डरता है। ईगो को लगता है कि यह उसकी डेथ है, ईगो को लगता है कि यह उसका एनाहिलेशन है। ईगो कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, यह सब छोड़ दिया तो मैं कौन रहूंगा, यह आइडेंटिटी छोड़ दी तो मैं क्या हूँ, यह स्टोरीज छोड़ दी तो मेरा एग्जिस्टेंस क्या है। और यही डर, यही फंडामेंटल एग्जिस्टेंशियल फियर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बनता है। यह रेजिस्टेंस कभी कभी बहुत फिजिकल फील होता है, चेस्ट में टाइटनेस, जैसे कोई हाथ से दबा रहा हो, ब्रीथ का रुकना, जैसे अंदर कुछ लॉक हो गया हो, बॉडी का स्टिफन हो जाना, जैसे मसल्स ने डिसाइड कर लिया हो कि वे मूवमेंट नहीं देंगी। ध्यान में बैठते ही उठ जाने की अर्ज, जैसे कोई भीतर से धकेल रहा हो, जाओ, यहाँ मत रुको। यह सब ईगो का तरीका है कहने का, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यह डिसोल्यूशन नहीं चाहिए। लेकिन माँ कुंडलिनी बहुत शांत आवाज़ में, बहुत लविंग तरीके से कहती हैं, ईगो को बचाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बचाने की ज़रूरत है। और तुम ईगो से बहुत बहुत बड़े हो। तुम ईगो नहीं हो, तुम वह कॉन्शियसनेस हो जो ईगो को ऑब्जर्व कर रही है, जो ईगो के डर को देख रही है, जो इस मोमेंट में यह सुन रही है। अब बात करते हैं अननोन के डर की। यह एक अलग तरह का डर है, ईगो के डर से थोड़ा अलग, लेकिन उतना ही पावरफुल, उतना ही रियल, उतना ही कॉमन। जब आप मेडिटेशन में गहरे जाते हैं, जब कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होने लगती है, जब आपकी अवेयरनेस आपके ऑर्डिनरी सेंस ऑफ सेल्फ से थोड़ी बाहर जाने लगती है, तो एक मोमेंट आता है जब आप फील करते हैं, मैं अपनी फैमिलियर बाउंड्रीज से बाहर जा रहा हूँ। और उस मोमेंट में माइंड का अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। माइंड कहता है, यह क्या है, यह कहाँ जा रहा है, मैं यहाँ कंट्रोल खो रहा हूँ, क्या मैं वापस आ पाऊँगा, क्या यह सेफ है, क्या यह नॉर्मल है। यह बहुत नेचुरल रिस्पॉन्स है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई वीकनेस नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड एवोल्यूशनरी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमेशा फैमिलियर चाहता है, हमेशा कंट्रोल चाहता है, हमेशा प्रेडिक्टेबल चाहता है, हमेशा सेफ जोन में रहना चाहता है। यह माइंड का काम है, यह माइंड की प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, यह माइंड का तरीका है आपको बचाने का। लेकिन कुंडलिनी जागरण इन तीनों चीज़ों को चैलेंज करती है। फैमिलियर टूटता है, कंट्रोल जाता है, प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म होती है, और माइंड कहता है डेंजर। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, एक ऐसा डिस्टिंक्शन जो इस पूरी जर्नी को बदल सकता है, जो डर को विजडम में बदल सकता है। डेंजर और डिस्कम्फर्ट एक नहीं होते। एक बार और सुनिए, डेंजर और डिस्कम्फर्ट एक नहीं होते। जो अज्ञात है वह डेंजरस नहीं है, जो अनकंफर्टेबल है वह हार्मफुल नहीं है, जो अनफेमिलियर है वह रॉन्ग नहीं है, जो आपके कंट्रोल से बाहर है वह ऑटोमेटिकली बैड नहीं है। माइंड इन्हें सेम कैटेगरी में रखता है, लेकिन सोल जानती है कि इनमें फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। जब आप पहली बार तैरना सीखते हैं तो पानी डेंजरस लगता है, लेकिन क्या पानी डेंजरस है? नहीं, वह सिर्फ अनफेमिलियर है, वह सिर्फ अनकंफर्टेबल है, वह सिर्फ आपके कंट्रोल से बाहर है। जब एक बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो गिरना डेंजरस लगता है, लेकिन क्या गिरना डेंजरस है? नहीं,
वह सिर्फ लर्निंग का हिस्सा है, वह सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा है। ऐसे ही जब कुंडलिनी एक्सपैंड होती है, जब कॉन्शियसनेस बाउंड्रीज से बाहर जाती है, तो माइंड कहता है डेंजर, लेकिन एक्चुअली वह सिर्फ ग्रोथ है, वह सिर्फ एक्सपेंशन है, वह सिर्फ माँ कुंडलिनी का काम है। माँ कुंडलिनी आपको अननोन में ले जाती हैं, लेकिन वह आपको वहाँ अकेला नहीं छोड़ती। वह साथ होती है हर कदम पर, हर ब्रेथ पर, हर मोमेंट ऑफ फियर पर, हर मोमेंट ऑफ कंफ्यूजन पर, हर मोमेंट ऑफ डिसोल्यूशन पर। जब आप फील करें कि आप खो रहे हैं, तब भी माँ वहाँ है। जब आप फील करें कि कोई रास्ता नहीं है, तब भी माँ वहाँ है। जब डार्कनेस सबसे घनी हो, तब भी माँ की प्रेजेंस एक सटल वार्मथ की तरह हमेशा वहाँ होती है। बस उसे फील करने के लिए थोड़ा स्टिल होना पड़ता है, थोड़ा क्वाइट होना पड़ता है, थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ता है। अब बात करते हैं सरेंडर की। स्पिरिचुअल सर्कल्स में एक वर्ड बहुत सुना जाता है, एक वर्ड जो बहुत आसानी से कहा जाता है, एक वर्ड जो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन जब एक्चुअली समझने की बात आती है तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। सरेंडर, बस सरेंडर कर दो, माँ के हाथों में छोड़ दो। रेजिस्टेंस मत करो, फ्लो के साथ जाओ। लेटिंग गो करो। यह सुनने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन जब डर आता है, जब रेजिस्टेंस आती है, जब ईगो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा होता है, तो यही वर्ड सबसे हॉलो लगता है, सबसे एम्प्टी लगता है, सबसे अनहेल्पफुल लगता है। क्योंकि जब आप डरे हुए हों, जब आपका चेस्ट टाइट हो, जब आपकी ब्रीथ शैलो हो, जब आपका पूरा बीइंग कह रहा हो रन, और कोई कहे बस सरेंडर करो, तो मन कहता है कैसे, किसे, क्यों मैं सरेंडर करूं, और अगर कुछ गलत हो गया तो। इसलिए आज हम सरेंडर को प्रॉपरली समझेंगे, उसे रिडिफाइन करेंगे, उसे प्रैक्टिकल बनाएंगे। सरेंडर का मतलब खुद को मिटा देना नहीं है। सरेंडर का मतलब पैसिव हो जाना नहीं है कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, माँ करें जो करना है। सरेंडर का मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना नहीं है, अपना डिसर्नमेंट छोड़ना नहीं है, अपनी एजेंसी छोड़ना नहीं है। सरेंडर का मतलब स्पिरिचुअली नाइव होना नहीं है। सरेंडर का असली मतलब है कॉन्शियस ट्रस्ट, माँ कुंडलिनी पर कॉन्शियस ट्रस्ट, इस प्रोसेस पर कॉन्शियस ट्रस्ट, इस जर्नी पर कॉन्शियस ट्रस्ट। ट्रस्ट की जो अभी हो रहा है वह आपको टोर्डिन के लिए नहीं, आपको रीबिल्ड करने के लिए है। ट्रस्ट की जो डिसॉल्व हो रहा है वह आप नहीं है, वह सिर्फ वह लेयर है जो आपने खुद को बचाने के लिए बनाई थी। वह आर्मर है जो अब जरूरी नहीं रही, वह मास्क है जो अब हेल्पफुल नहीं रही। ट्रस्ट की जो अननोन की तरफ जा रहा है वह लॉस नहीं है, वह एक्सपेंशन है। ट्रस्ट की माँ जो आपकी सोल की मदर है, जो इस यूनिवर्स की इंटेलिजेंस है, जो इस अवेकनिंग की सोर्स है, वह आपको रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं ले जाएंगी। यही सरेंडर है, यह एक्टिव है, यह कॉन्शियस है, यह चोजन है। हर मोमेंट में आप चूज करते हैं, मैं ट्रस्ट करूंगा, मैं ओपन रहूंगा, मैं अलाउ करूंगा। यह वीकनेस नहीं है, यह सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ईगो के अगेंस्ट जाना जो सबसे डीपली इनग्रेन्ड पैटर्न है, और ट्रस्ट चूज करना, यह बहुत कोरेजियस एक्ट है। अब देखते हैं रेजिस्टेंस के रूपों को, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा डर की तरह नहीं आती, हमेशा ऑब्वियस नहीं होती, हमेशा रिकॉग्नाइजेबल नहीं होती। कभी कभी वह बहुत डिस्गाइज्ड होती है, इतनी डिस्गाइज्ड कि आप उसे पहचान ही नहीं पाते। आपको लगता है आप बिल्कुल रेडी हैं, आपको लगता है आप बिल्कुल ओपन हैं, लेकिन भीतर रेजिस्टेंस पूरी ताकत से काम कर रही होती है। आइए देखें रेजिस्टेंस के कुछ फैमिलियर रूप। पहला रूप बिजीनेस। मेरे पास टाइम नहीं है मेडिटेशन के लिए, आज बहुत काम है, कल करूँगा, बस यह डेडलाइन निकल जाए, फिर रेगुलर प्रैक्टिस शुरू करूँगा, वीकेंड पर बैठूँगा ठीक से, और वीकेंड आता है तो कोई और रीज़न होता है और वह कल कभी नहीं आता। यह बिजीनेस नहीं है, यह रेजिस्टेंस है जो बिजीनेस का मास्क पहनती है, क्योंकि जो चीज़ ट्रूली इम्पॉर्टेंट होती है
उसके लिए टाइम निकल जाता है। हम उसके लिए टाइम बनेट हैं। जब रेजिस्टेंस नहीं होती तो आप सुबह 5 बजे उठकर भी बैठते हैं। जब रेजिस्टेंस होती है तो 2 घंटे का फ्री टाइम भी काफ़ी नहीं होता। दूसरा रूप इंटेलेक्चुअलाइजेशन। पहले पूरी थ्योरी समझनी है, अभी और पढ़ना है, और बुक्स हैं। स्वामी XYZ का यह कोर्स करना है पहले। जब परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी तब शुरू करूँगा। मुझे पहले यह चक्रा पूरी तरह समझना है, फिर वह चक्रा, फिर नडीज, फिर कुंडलिनी मैकेनिज्म। और यह रीडिंग, यह लर्निंग कभी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि माइंड हमेशा कहता है थोड़ा और पढ़ो, थोड़ा और समझो, अभी तैयार नहीं हो। यह इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी नहीं है, यह रेजिस्टेंस है जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी का मास्क पहनती है। कुंडलिनी को अंडरस्टैंड करके नहीं, एक्सपीरियंस करके जाना जाता है। माँ को बुक्स में नहीं, ब्रेथ में मिला जाता है। तीसरा रूप डाउट। क्या पता यह सब सच है भी या नहीं। शायद यह सब सिर्फ इमेजिनेशन है। शायद मैं खुद को डिसीव कर रहा हूँ। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है? क्या रियल में कुंडलिनी जैसी कोई चीज़ होती है? क्या मैं सच में फील कर रहा हूँ या बस बिलीव करना चाहता हूँ? यह डाउट कभी कभी लिजिटिमेट होता है। हेल्थी स्केप्टिसिज्म जरूरी है, ब्लाइंड बिलीफ डेंजरस है। लेकिन जब यह डाउट एक पैटर्न बन जाए, जब यह डाउट हर सेशन के पहले आए, जब यह डाउट हर एक्सपीरियंस के बाद आए, जब यह डाउट कभी रिजॉल्व ही ना हो, तो यह जेन्युइन डाउट नहीं है, यह रेजिस्टेंस है जो रैशनल डाउट का मास्क पहनती है। क्योंकि कुछ चीज़ें प्रूफ से पहले एक्सपीरियंस होती हैं, और एक्सपीरियंस एक्शन से पहले नहीं आता। एक्शन एक्सपीरियंस लाता है, एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग लाता है, अंडरस्टैंडिंग प्रूफ बन जाता है। चौथा रूप यूअनवर्दीनेस। यह सबसे सटल है और कभी कभी सबसे पेनफुल भी। मैं इस जर्नी के लायक नहीं हूँ। मेरे पी आपी बहुत हैं, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। माँ मुझे क्यों चूज करेंगी? पहले मुझे खुद को ठीक करना होगा, फिर स्पिरिचुअल पाथ। जब मैं बेटर पर्सन बन जाऊंगा तब माँ के पास जाऊंगा। यह सुनने में बहुत हम्बल लगता है, यह सुनने में बहुत सिंसियर लगता है, लेकिन यह फॉल्स ह्यूमिलिटी है और इसके पीछे रेजिस्टेंस है। क्योंकि माँ कुंडलिनी परफेक्ट लोगों को नहीं बुलाती, वह रियल लोगों को बुलाती हैं, वह विलिंग लोगों को बुलाती हैं, वह उन्हें बुलाती हैं जो अपनी इम्परफेक्शन के साथ फिर भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। माँ डॉक्टर हैं और डॉक्टर के पास सिर्फ हेल्थी लोग नहीं जाते, बीमार लोग जाते हैं, ब्रोकन लोग जाते हैं, कंफ्यूज्ड लोग जाते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही आइए, माँ आपको वैसे ही एक्सेप्ट करती हैं। पांचवा रूप परफेक्शनिज्म। मैं मेडिटेशन सही तरह से नहीं कर पा रहा, मेरा मन बहुत भटकता है। जब तक मेरी प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरे लोगों को इतनी जल्दी एक्सपीरियंसेस होते हैं, मुझे क्यों नहीं? शायद मैं सही तरह नहीं बैठ रहा, शायद मेरी ब्रीदिंग टेक्निक गलत है, शायद मुझे कोई और मेथड ट्राई करना चाहिए। यह परफेक्शनिज्म नहीं है, यह रेजिस्टेंस है जो परफेक्शनिज्म का मास्क पहनती है। क्योंकि कुंडलिनी को परफेक्ट टेक्निक नहीं चाहिए, सिंसियर हार्ट चाहिए। माँ को परफेक्ट पोस्चर नहीं चाहिए, जेन्युइन लॉन्गिंग चाहिए। एक माँ अपने बच्चे से यह नहीं कहती पहले परफेक्ट बनो फिर मेरे पास आओ। माँ कहती है जैसे हो वैसे आओ, मैं यहाँ हूँ। माँ कुंडलिनी भी यही कहती हैं। छठा रूप कंपैरिजन। फला व्यक्ति को 3 महीने में अवेकनिंग हो गई, उस साधक को इतने पावरफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, सोशल मीडिया पर सब इतने एडवांस्ड लग रहे हैं। मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हुआ। यह कंपैरिजन एक बहुत सटल रेजिस्टेंस है, क्योंकि जब आप दूसरों को देखते हैं तो आप अपनी इनर जर्नी से बाहर आ जाते हैं, आप अपना कनेक्शन तोड़ लेते हैं। माँ कुंडलिनी की जर्नी कंप्लीटली यूनिक होती है हर व्यक्ति के लिए। किसी को एक मोमेंट में जागरण होता है, किसी को सालों की साधना लगती है, किसी का पाथ बहुत ड्रामेटिक होता है, किसी का बहुत साइलेंट, किसी को विजन्स आते हैं,
किसी को सिर्फ एक डीप स्टिलनेस मिलती है, और हर पाथ, हर जर्नी उतनी ही वैलिड है, उतनी ही रियल है, उतनी ही सेक्रेड है। इसलिए कंपैरिजन छोड़िए, अपनी जर्नी पर फोकस कीजिए, अपने भीतर की माँ को अपने भीतर की लैंग्वेज में बुलाइए। 7वां रूप स्पिरिचुअल बायपासिंग। यह सबसे ट्रिकी रेजिस्टेंस है और इसे पहचानना सबसे मुश्किल है। स्पिरिचुअल बायपासिंग वह है जब हम स्पिरिचुअलिटी का यूज अपने रियल इश्यूज से एस्केप करने के लिए करते हैं। मैं सब सरेंडर कर देता हूँ, लेकिन एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं। यह सब माया है, लेकिन एक्चुअली रियल इमोशंस को फील नहीं करना चाहते। माँ जो करेंगी अच्छा करेंगी, लेकिन एक्चुअली एफोर्ट नहीं करना चाहते। मैं सब फॉरगिव कर देता हूँ, लेकिन एक्चुअली ग्रीफ को प्रोसेस नहीं किया। यह भी रेजिस्टेंस का एक रूप है, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को एस्केप की तरह यूज करते हैं तो माँ कुंडलिनी का काम एक्चुअली नहीं होता। माँ रियल होना चाहती हैं, माँ जेन्युइन होना चाहती हैं। माँ चाहती हैं कि आप अपने रियल इमोशंस को फेस करें, अपने रियल पैटर्न्स को देखें, अपने रियल वुंड्स को हील करें। स्पिरिचुअलिटी एस्केप नहीं है, स्पिरिचुअलिटी इंटीग्रेशन है। इन सभी मास्क्स के पीछे एक ही चीज है, ईगो का डर, चेंज का डर, अननोन का डर, डिसोल्यूशन का डर। और माँ कुंडलिनी इन सभी मास्क को धीरे धीरे बहुत प्यार से एक एक करके उतारती हैं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। जब डर आए, जब रेजिस्टेंस आए, तो एग्जैक्टली क्या करें, यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी जानना अलग है और उस मोमेंट में जब डर सबसे इंटेंस हो तब एक्चुअली कुछ करना अलग है। पहला स्टेप एक्नॉलेज करें, बिना जजमेंट के डर को डिनाई मत करें। मुझे डर नहीं लगना चाहिए, यह थॉट खुद एक रेजिस्टेंस है। स्पिरिचुअल लोगों को डर नहीं लगता, यह भी एक मिथ है, यह भी एक रेजिस्टेंस है। बस इतना कहें, हाँ अभी डर है, मैं इसे फील कर रहा हूँ, यह रियल है और यह ओके है, यह मेरी जर्नी का हिस्सा है, यह मेरी प्रोसेस का हिस्सा है। माँ, मैं यह डर तुम्हें दिखा रहा हूँ। बस इतना, सिर्फ इतना ऐसी नॉलेजमेंट बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जो देखा जाता है वह डिसॉल्व होना शुरू होता है। दूसरा स्टेप, लोकेट करें। बॉडी में डर एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग नहीं है, वह बॉडी में कहीं ना कहीं लाइव करता है। चेस्ट में कुछ लोगों को वहाँ टाइटनेस फील होती है, जैसे कोई बांध रहा हो। टीएच रोट में कुछ लोगों को वहाँ कंस्ट्रिक्शन फील होती है, जैसे कुछ अटका हो। स्टमक में कुछ लोगों को वहाँ नॉट फील होती है, जैसे कुछ ट्विस्टेड हो। शोल्डर्स में कुछ लोगों को वहाँ वेट फील होती है, जैसे बर्डन कैरी कर रहे हों। जहाँ भी वह सेंसेशन हो, उस जगह को सिंपली ऑब्जर्व करें, उसे लेबल करें। यहाँ टाइटनेस है, यहाँ प्रेशर है, यहाँ हैवीनेस है। बिना जजमेंट के, बिना फिक्स करने की कोशिश के, बिना उससे फाइट करने के, बस देखो, बस विटनेस बनो। और कुछ मिनट्स में आप देखेंगे कि वह सेंसेशन शिफ्ट होने लगती है, चेंज होने लगती है, सॉफ्टन होने लगती है। क्योंकि जब हम विटनेस बनते हैं तो हम उस सेंसेशन से अलग हो जाते हैं। हम रियलाइज करते हैं, यह सेंसेशन मैं नहीं हूँ, यह डर मैं नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो इसे देख रहा है। तीसरा स्टेप, ब्रीथ करें कॉन्शियसली। डर के साथ ब्रीथ को नॉर्मल रखना बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, शायद सबसे पावरफुल, क्योंकि ब्रीथ बॉडी और माइंड के बीच का ब्रिज है। जब माइंड डरता है, ब्रीथ शैलो हो जाती है। जब ब्रीथ शैलो होती है, बॉडी को सिग्नल मिलता है डेंजर है। जब बॉडी को डेंजर का सिग्नल मिलता है, माइंड और ज़्यादा डरता है। यह एक लूप है, एक विशियस साइकिल है, लेकिन इसे तोड़ा जा सकता है सिर्फ ब्रीथ से। लंबी, धीमी, गहरी सांस लीजिए। नाक से पेट तक पेट का एक्सपैंड होना फील कीजिए। रोकिए 1 मोमेंट, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और फिर धीरे धीरे एक्सहेल करिए मुंह से या नाक से, जो कंफर्टेबल लगे। और एक्सहेल में वह डर रिलीज करें।
वह टाइटनेस रिलीज करें, वह रेजिस्टेंस रिलीज करें। यह बॉडी को सिग्नल देता है हम सेफ हैं, अभी कोई रियल डेंजर नहीं है। यह सिर्फ डिस्कम्फर्ट है और डिस्कम्फर्ट डेंजर नहीं है। यह प्रैक्टिस सिर्फ 3 से 5 मिनट्स में आपके नर्वस सिस्टम को कंप्लीटली शिफ्ट कर सकती है। चौथा स्टेप, माँ को याद करें डायरेक्टली। बस इतना कहें मन में या जोर से जो फील हो, माँ यह डर है, मैं अकेला नहीं हूँ, आप साथ हैं। मैं जानता हूँ कि यह प्रोसेस आपका है, कि यह डिसोल्यूशन आपका काम है, कि आप मुझे तोड़ने नहीं बल्कि रीबिल्ड करने आई हैं। माँ मैं ट्रस्ट करता हूँ, माँ मैं सरेंडर करता हूँ, माँ मैं अलाउ करता हूँ। यह कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, यह कोई रिचुअल नहीं है, यह एक रिलेशनशिप है, एक लिविंग ब्रीदिंग रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप में जब आप वल्नरेबल होते हैं, जब आप ऑनेस्ट होते हैं, जब आप रीच आउट करते हैं तो दूसरा रिस्पॉन्ड करता है। माँ ज़रूर रिस्पॉन्ड करती हैं, हमेशा, हर बार जब आप सच्चे दिल से बुलाते हैं। शायद एक वार्मथ की तरह, शायद एक सडन स्टिलनेस की तरह, शायद एक ब्रेथ की तरह जो अचानक डीपर हो जाए, शायद एक टीयर की तरह जो बिना वजह आ जाए, शायद सिर्फ एक नोइंग की तरह, मैं अकेला नहीं हूँ। 5वां स्टेप, कंटिन्यू करें डर के बावजूद। यह सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, यह सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है। डर के बावजूद एक और ब्रेथ, एक और मिनट, एक और स्टेप। आप डर को वेट नहीं कर सकते कि वह खत्म हो जाए और फिर आप शुरू करें, क्योंकि डर तब खत्म होता है जब आप उसके थ्रू जाते हैं, न कि जब आप उसका वेट करते हैं। यही करेज है, फियर की एब्सेंस नहीं, फियर के साथ आगे बढ़ना। यह वही करेज है जो माँ कुंडलिनी देखना चाहती हैं। यह वही विलिंगनेस है जो अवेकनिंग को इनवाइट करती है। जब आप डर के साथ फिर भी ध्यान में बैठते हैं, जब आप रेजिस्टेंस के साथ फिर भी ब्रेथ लेते हैं, जब आप अननोन के डर के साथ फिर भी एक कदम आगे रखते हैं, तब माँ कहती हैं, यही तो मैं देख रही थी, यही रेडीनेस मैं देख रही थी। अब मैं आगे बढ़ा सकती हूँ, अब तुम रेडी हो। लेकिन एक ज़रूरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन जो इस पार्ट को कंप्लीट करती है। हर डर इग्नोर नहीं करना चाहिए, हर रेजिस्टेंस को पुश थ्रू नहीं करना चाहिए। कभी कभी डर सच में वार्निंग होता है, कभी कभी रेजिस्टेंस एक जेन्युइन सिग्नल होती है, और इन दोनों में डिसर्नमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है। अगर आपके साथ कोई ऐसी प्रैक्टिस हो रही है जो आपको अनकंफर्टेबल नहीं बल्कि जेन्युइनली अनस्टेबल कर रही हो, जो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही हो, जो आपको रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर रही हो, जो आपको मोर एंग्शियस बना रही हो, मोर पैरानॉइड बना रही हो, तो रुकिए। यह डर वार्निंग है। अगर कोई पर्सन आपको डर और कंट्रोल के थ्रू गाइड कर रहा हो, जो कह रहा हो मेरे बिना तुम्हारी कुंडलिनी हैंडल नहीं होगी, मुझ पर ब्लाइंड फेथ रखो, यह जो हो रहा है वह सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, तो रुकिए। यह डर वार्निंग है। माँ कुंडलिनी कभी किसी के थ्रू आपको कंट्रोल नहीं करती। माँ कुंडलिनी आपको एम्पावर करती हैं, डिपेंडेंट नहीं बनाती। अगर आपकी डेली लाइफ, फैमिली, वर्क, हेल्थ, रिलेशनशिप्स सब सीरियसली डिस्टर्ब हो रहे हों, अगर आप बेसिक फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हों, अगर आप खाना नहीं खा पा रहे, सो नहीं पा रहे, लोगों से कंप्लीटली विड्रॉ हो गए हों, तो यह डर वार्निंग है, तो यह रेजिस्टेंस नहीं, यह एक जेन्युइन सिग्नल है कि अभी ग्राउंडिंग चाहिए, अभी सपोर्ट चाहिए, अभी पॉज चाहिए। माँ अवेकनिंग देती हैं, लेकिन वह चाहती हैं कि आप इस प्रोसेस में रूटेड रहें, ग्राउंडेड रहें, फंक्शनल रहें, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब अपनी लाइफ छोड़ना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब अपनी लाइफ को और ज़्यादा फुली जीना है। इसलिए डिसर्नमेंट बहुत ज़रूरी है। फील करें कि अर्डी डोवरी नोड हैनयाशी कासी, यह डर ईगो का है या यह डर एक जेन्युइन सिग्नल है। और अगर आप श्योर नहीं हैं तो किसी ट्रस्टेड गाइड से बात करें, किसी स्पिरिचुअली मैच्योर इंसान से जो आपको जज नहीं करे, जो आपको कंट्रोल नहीं करे, बल्कि क्लैरिटी दे
बल्कि मिरर बने, बल्कि आपको आपकी ओन विजडम की तरफ पॉइंट करे। अब बात करते हैं सरेंडर के उस मोमेंट की जब सब कुछ बदल जाता है। बहुत से साधक बताते हैं कि उनके जीवन में एक ऐसा मोमेंट आया, एक स्पेसिफिक मोमेंट, एक टर्निंग पॉइंट, जब उन्होंने फाइट करना छोड़ दिया, जब उन्होंने कंट्रोल छोड़ दिया, जब उन्होंने कहा, माँ मैं थक गया हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मैं इस प्रोसेस को मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, ओपन रह सकता हूँ, विलिंग रह सकता हूँ। माँ यह सब तुम्हारा है, यह जर्नी तुम्हारी है, यह बॉडी तुम्हारी है, यह कॉन्शियसनेस तुम्हारी है, मैं बस यहाँ हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ। और उस मोमेंट में कुछ होता है, वह टाइटनेस जो चेस्ट में थी वह सॉफ्टन होने लगती है, वह रेजिस्टेंस जो हर मोमेंट में थी वह जेंटल होने लगती है, वह डर जो हर स्टेप पर था वह ट्रांसफॉर्म होने लगता है, फियर से फेथ में, रेजिस्टेंस से रिसेप्टिविटी में, कंट्रोल से कम्युनियन में। यही सरेंडर का मोमेंट है। यही वह मोमेंट है जब माँ कुंडलिनी सच में एंटर करती हैं, जब वह ट्रूली वेलकम महसूस करती हैं, जब वह कहती हैं, अब तुम रेडी हो, अब हम साथ चल सकते हैं। और यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रूथ है जो बहुत कम लोग रियलाइज करते हैं। वह डर जो आपको रोक रहा था, जो आपको ब्लॉक कर रहा था, जो आपको कुंडलिनी जर्नी से दूर कर रहा था, वह डर एक्चुअली एक इन्विटेशन था, माँ कुंडलिनी का इन्विटेशन कि अब डीपर जाओ, अब उस लेयर को फेस करो, अब वह छोड़ो जो तुम सच में नहीं हो। डर वह जगह मार्क करता है जहाँ ग्रोथ है, जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ माँ का काम होना है। इसलिए अगली बार जब डर आए, जब रेजिस्टेंस आए, तो उससे भागिए मत, उसे देखिए, उससे पूछिए, तुम क्या दिखाना चाहते हो, तुम किस लेयर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम मुझे किस ट्रूथ से बचा रहे हो। और फिर माँ को याद करिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और एक स्टेप, बस एक स्टेप उस डर के थ्रू, क्योंकि उसी डायरेक्शन में माँ है, उसी डायरेक्शन में आपका असली सेल्फ है, उसी डायरेक्शन में फ्रीडम है। तो आज पार्ट 1 में हमने समझा डर क्या है, ईगो का डर, अननोन का डर, सरेंडर का असली मतलब, रेजिस्टेंस के 7 रूप और डर को प्रैक्टिकली हैंडल करने के 5 स्टेप्स। पार्ट 2 में हम जाएंगे और गहरे हम समझेंगे बॉडी में फियर कैसे स्टोर होती है और माँ कुंडलिनी उसे कैसे रिलीज करती हैं। हम देखेंगे डार्क नाइट ऑफ द सोल का सच और सरेंडर के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। हम जानेंगे फियर से फेथ का वह ब्रिज कैसे बनता है और माँ के साथ ट्रस्ट का रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है स्टेप बाय स्टेप। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम देखेंगे जब फियर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो क्या होता है, जब रेजिस्टेंस ग्रेस बन जाती है तो जीवन कैसा दिखता है। पार्ट 2 के लिए तैयार रहिए।